क्या आपको पता है स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा वेल्थ उन कंपनीज ने बनाई है जिनका कंपटीशन सबसे कम होता है, यानी जिनका स्ट्रक्चर मोनोपोली या डिओपली जैसा होता है। नेस्ले, एशियन पेंट्स, आईआरसीटीसी और पीडिलाइट जैसे स्टॉक्स ने वेल्थ स्टोरीज से नहीं, मार्केट कंट्रोल से क्रिएट की है। जब किसी इंडस्ट्री का मार्केट शेयर एक या दो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के हाथ में होता है तो डिमांड नेचुरली उनके पास फ्लो करती है। इसी वजह से ये कंपनी स्टडी और सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएटर्स बनती हैं। और इसी कॉन्सेप्ट पर आज का वीडियो बेस्ड है, जहां हम बात करेंगे 6 ऐसे मार्केट लीडर्स की जो मोनोपोली या डिओपोली स्ट्रक्चर रखती हैं और 2026 के लिए इन्वेस्टर्स के रडार पर होनी चाहिए। हाय, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका शर्मा, फाइनेंस मेंटर, ट्रेडर। इस वीडियो का एनालिसिस मैंने काफी डीप रिसर्च के बाद तैयार किया है। अगर आपको मेरी ये फंडामेंटल इंसाइट्स थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहली कंपनी से शुरू करते हैं, जो है जीएमएम फॉडलर। इंडिया में ग्लास लाइट इक्विपमेंट की बात हो तो जीएमएम फॉडलर का नाम सबसे पहले आता है। ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग डिओपोली स्टाइल बिजनेस है जहां एंट्री बैरियर्स इतने हाई हैं कि कोई न्यू प्लेयर का आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। कंपनी के कोर बिजनेस की बात करें तो जीएमएम फॉडलर ग्लास लाइंड और हेवी प्रोसेस इक्विपमेंट्स बनाती है जो फार्मा और केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए बैकबोन जैसा होते हैं। ये इक्विपमेंट्स उन प्रोसेसेस में यूज होते हैं जहां कोरोसिव केमिकल्स, हाई प्योरिटी प्रोडक्ट्स और स्ट्रिक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। मार्केट शेयर के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया के ग्लास लाइन इक्विपमेंट मार्केट में जीएमएम फॉडलर लगभग 50% शेयर होल्ड करता है। मतलब इंडस्ट्री का आधे से ज्यादा वॉल्यूम इसी कंपनी के पास है और बाकी का शेयर कुछ लिमिटेड कॉम्पिटिटर्स के पास है। कंपनी के की क्लाइंट्स की बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट सारे बड़े फार्मा, एपीआई मैन्युफैक्चरर्स और एग्रोकेमिकल कंपनीज शामिल हैं। मतलब ये कंपनी इंडिया के फार्मा और केमिकल इकोसिस्टम के सेंटर में खड़ी है। और ये सिर्फ प्रेजेंट की कहानी नहीं है, इंडिया धीरे धीरे ग्लोबल फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के अंडर कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और नए प्लांट्स लग रहे हैं। हर नया प्लांट मतलब ग्लास लाइंड इक्विपमेंट की फ्रेश डिमांड, और यहाँ ये कंपनी नेचुरल बेनिफिशियरी बन जाती है। अब नंबर्स पर आते हैं। FY20 में जीएमएम फॉडलर का रेवेन्यू 597 करोड़ था, जो एक्विजिशन के बाद FY22 में 2547 करोड़ हो गया। FY24 में 3467 करोड़ और FY25 में 3229 करोड़ तक पहुंच गया है। ग्रोथ थोड़ी स्लो लग सकती है, लेकिन ये डिमांड इशू नहीं है, ये पोस्ट एक्सपेंशन डाइजेशन फेज है। एबिटा भी यही स्टोरी बताता है। FY20 में 117 करोड़ से FY23 में 481 करोड़, FY24 में 496 करोड़ और FY25 में थोड़ा नीचे जाके 392 करोड़ पर नॉर्मलाइज हुआ है। ये डिप प्राइसिंग पावर लॉस से नहीं, बल्कि हायर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से। बैलेंस शीट देखें तो क्लैरिटी और बढ़ जाती है। टोटल एसेट्स 530 करोड़ से बढ़कर 3174 करोड़ और फिक्स्ड एसेट्स 134 करोड़ से 1251 करोड़ हो चुके हैं। मतलब कंपनी ने सिर्फ साइज नहीं बढ़ाया, कैपेबिलिटी बिल्ड की है। डेट टू इक्विटी रफली 0.88 है, इक्विटी 971 करोड़ और रिजर्व्स 955 करोड़ के आसपास, यानी बिजनेस डी लेवरेजिंग फेज में है। बॉटम लाइन सिंपल है, जीएमएम फॉडलर एक क्वाइट प्रोसेस इनेबल्ड इंडस्ट्रियल फ्रेंचाइजी है जहां कंपाउंडिंग हाइप से नहीं, टाइम से होती है। चलिए अब चलते हैं दूसरी कंपनी पर, जो है ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड, जो इस लिस्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग मोनोपोली टाइप बिजनेस है। इनसॉल्युबल सल्फर जैसे निश सेगमेंट में ग्लोबली सिर्फ 4 या 5 सीरीज मैन्युफैक्चरर्स हैं और इंडिया में OCCL डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है। कंपनी का कोर बिजनेस इनसॉल्युबल सल्फर का मैन्युफैक्चरिंग है, जो टायर इंडस्ट्री के लिए क्रिटिकल रॉ मटेरियल होता है। टायर्स की ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस लार्जली इसी पर डिपेंड करती है और क्वालिटी में अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो टायर की सेफ्टी को डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। मार्केट शेयर के पर्सपेक्टिव से देखें तो OCCL इंडिया का डोमिनेंट सप्लायर है और ग्लोबल लेवल पर भी एक मीनिंगफुल शेयर होल्ड करता है। कंपनी के कई क्लाइंट्स ऑलमोस्ट सारे बड़े टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे कि MRF, अपोलो, CH, JK टायर। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स की। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक्सपेंशन, ईवी एडॉप्शन के बाद भी टायर डिमांड का स्ट्रॉन्ग रहना, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक का बूम और रिप्लेसमेंट टायर मार्केट की स्टेबिलिटी, ये सब मिलकर इनसॉल्युबल सल्फर की डिमांड को
परमानेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। गाड़ी इलेक्ट्रिक हो या पेट्रोल, टायर तो लगेगा ही, और टायर के लिए इनसॉल्युबल सल्फर तो नॉन नेगोशिएबल है। अब नंबर्स के कंटेक्स्ट समझते हैं। FY25 OCCL का पहला मीनिंगफुल ऑपरेटिंग ईयर था। कंपनी ने 309 करोड़ का रेवेन्यू डिलीवर किया, जहां EBITDA 55 करोड़ रहा, रफली 17% ऑपरेटिंग मार्जिन के साथ। ये मार्जिन कमोडिटी केमिकल के लिए एवरेज लग सकता है, लेकिन अर्ली ऑपरेटिंग फेज के कंटेक्स्ट में ये हेल्दी माना जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव हो रही है। FY25 में नेट प्रॉफिट 21 करोड़ था, जबकि TTM बेसिस पे 36 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। EPS FY25 में 4.29 रहा और TTM में 7.20। ये इंडिकेट करता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज अब ग्रेजुअली किक इन हो रहा है। बैलेंस शीट पर पिक्चर काफी क्लीन है। FY25 के एंड पर टोटल एसेट्स 534 करोड़ रहा, जिसमें फिक्स्ड एसेट्स 379 करोड़ हैं, मतलब कैपेसिटी ऑलरेडी डिप्लॉयड है। कंपनी का टोटल इक्विटी 396 करोड़ और रिजर्व्स 386 करोड़ हैं। डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.16 है, जो क्लियरली बताता है कि ग्रोथ लेवरेज ड्रिवन नहीं, एसेट बैक्ड है। बॉटम लाइन बिल्कुल सिंपल है। OCCL एक टर्न अराउंड या हाइप स्टॉक नहीं है, ये कैपेसिटी बिल्ड केमिकल सप्लायर है, जो अब यूटिलाइजेशन और ऑपरेटिंग लेवरेज के फेज में एंटर कर रहा है। हमारी नेक्स्ट कंपनी है किर्लोस्कर न्यूमैटिक। ये कंपनी मोनोपोली या डिओपली नहीं है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लीडर जैसी पोजीशन में है, जहां रियल कंपटीशन सिर्फ कुछ ही सीरियस प्लेयर्स के बीच होता है। किर्लोस्कर न्यूमैटिक का कोर बिजनेस इंडस्ट्रियल कंप्रेसर्स, रेफ्रिजरेशन सिस्टम और गैस प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस का है। ये प्रोडक्ट्स ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, स्टील प्लांट्स, फर्टिलाइजर यूनिट्स, केमिकल्स, डिफेंस और एनर्जी प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। मार्केट शेयर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कंपनी कुछ निश सेगमेंट्स में ऑलमोस्ट मोनोपोली टाइप डोमिनेंस रखती है। इंडस्ट्री डिस्क्लोजर्स के अकॉर्डिंग CNG सिस्टम और ऑयल एंड गैस रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर्स में इसका मार्केट शेयर 60% से ज्यादा है, और इंडियन अमोनिया रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर्स में लगभग 70% के आसपास। ये दिखाता है कि ओवरऑल मार्केट कॉम्पिटिटिव होने के बाद भी स्पेसिफिक हाई वैल्यू निश में इसका कंट्रोल मोनोपोली जैसा है। की क्लाइंट्स मोस्टली PSU और लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, जैसे ऑयल कंपनीज, रिफाइनरीज, स्टील मेजर्स, फर्टिलाइजर प्लांट्स और स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ISRO। ग्रोथ ड्राइवर्स भी क्लियर हैं। इंडिया के गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ मूव, LNG इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में केपेक्स, रिफाइनरी और फर्टिलाइजर कैपेसिटी एडिशंस और हैवी इंजीनियरिंग इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इस कंपनी की डिमांड को पुश करते हैं। अब देखते हैं कंपनी के नंबर्स। FY15 से FY16 में किर्लोस्कर न्यूमैटिक एक मॉडेस्ट इंडस्ट्रियल कंपनी थी, जहां रेवेन्यू 455 से 528 करोड़ की रेंज में था और EBITDA मार्जिन सिंगल डिजिट से डबल डिजिट तक ही थे। लेकिन FY25 तक स्केल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। FY25 में रेवेन्यू 1662 करोड़ रहा। ये डिकेड लॉन्ग कंपाउंडिंग है, बिना किसी फ्लैशी एक्सपेंशन स्टोरी के। ऑपरेटिंग लेवरेज यहीं से क्लियरली दिखता है। FY16 में EBITDA 69 करोड़ था, जो FY25 में 314 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स जंप। ऑपरेटिंग मार्जिन भी FY25 में 18% तक पहुंच गया। ये इम्प्रूवमेंट कॉस्ट कटिंग से नहीं, बल्कि बेटर प्रोडक्ट मिक्स, प्राइसिंग पावर और स्केल एफिशिएंसी से आई है। प्रॉफिटेबिलिटी भी इसी ट्रेंड को कंफर्म करती है। FY25 में नेट प्रॉफिट 211 करोड़ रहा। EPS FY25 में 32.58 था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रॉफिट साइकिल की पीक पर नहीं, बल्कि स्टेडी इंडस्ट्रियल डिमांड के थ्रू बने। बैलेंस शीट भी इस स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। FY25 के एंड पर टोटल एसेट्स 1647 करोड़, टोटल इक्विटी 1109 करोड़ और रिजर्व्स 1083 करोड़ हैं। डेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.01। साथ ही कंपनी के पास 445 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, मतलब ग्रोथ लेवरेज से नहीं, बल्कि इंटरनली फंडेड कंपाउंडिंग से आई है। वैल्यूएशन थोड़ा रिच लग सकता है। प्राइस टू अर्निंग 37 टाइम्स और PB 6 टाइम्स पर है, लेकिन मार्केट यहाँ अर्निंग से ज्यादा बिजनेस क्वालिटी और लॉन्जिविटी को प्राइस कर रहा है, और ऑलमोस्ट 19% ROE के साथ ये एक क्लीन इंडस्ट्रियल फ्रेंचाइजी बन चुकी है। बॉटम लाइन बिल्कुल सिंपल है। किर्लोस्कर न्यूमैटिक एक इंस्टॉल्ड बेस ड्रिवन एप्लीकेशन क्रिटिकल इंडस्ट्रियल कंपाउंडर नहीं, जहां रिटर्न्स एक्साइटमेंट से नहीं, टाइम और कंसिस्टेंसी से बनते हैं।
अब बात करते हैं नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, यानी नोसिल। रबर केमिकल्स नॉर्मली फ्रैगमेंटेड और कमोडिटी ड्रिवन होते हैं, लेकिन इंडिया में नोसिल एक डोमिनेंट प्लेयर है जहां कंपटीशन प्रैक्टिकली बहुत लिमिटेड है। नोसिल का कोर बिजनेस रबर केमिकल्स मैन्युफैक्चर करना है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स, एक्सेलरेटर्स और स्पेशलिटी केमिकल्स, जो टायर इंडस्ट्री और रबर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का लाइफ ब्लड है। ये प्रोडक्ट्स टायर कंपाउंड्स का स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और लाइफ स्पैन डिफाइन करते हैं। मार्केट शेयर की बात करें तो क्रिसल की इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक नोसिल इंडिया के रबर केमिकल इंडस्ट्री में लगभग 40% मार्केट शेयर होल्ड करता है, जो इस सेगमेंट में किसी और कॉम्पिटिटर को परेशान करने के लिए काफी बड़ा नंबर है। नोसिल के की क्लाइंट्स मेजॉरिटी टायर मेजर्स जैसे MRF, अपोलो टायर्स, C8, JK टायर और ब्रिजस्टोन है। कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स भी स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग है। ग्लोबल टायर डिमांड, ऑटो इंडस्ट्री का एक्सपेंशन, रिप्लेसमेंट टायर मार्केट और चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी नोसिल के एक्सपोर्ट्स और वॉल्यूम दोनों को सपोर्ट करते हैं। अब नंबर्स को समझते हैं। FY20 में नोसिल का रेवेन्यू 856 करोड़ था, जो अप साइकिल के फेज में FY22 तक 1575 करोड़ और FY23 में 1623 करोड़ पहुंच गया। उसके बाद साइकिल नॉर्मलाइज हुई, जहां FY25 में रेवेन्यू 1425 करोड़ है। ये डिमांड कोलैप्स से नहीं, ये नॉर्मल कमोडिटी साइकिल का कूल ऑफ फेज है। मार्जिन्स भी इसी साइकिल को रिफ्लेक्ट करते हैं। FY20 में ऑपरेटिंग मार्जिन 21% था, FY22 में 18%, FY23 में 16% और FY25 में लगभग 10%, जबकि TTM में लगभग 8% के आसपास है। ये प्राइसिंग पावर लॉस नहीं, बल्कि रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी और ग्लोबल टायर डिमांड स्लोडाउन का इम्पैक्ट है। प्रॉफिटेबिलिटी भी सेम स्टोरी बताती है। FY22 में नेट प्रॉफिट 176 करोड़, FY23 में 149 करोड़, FY24 में 133 करोड़ और FY25 में 103 करोड़ रहे। TTM में प्रॉफिट 63 करोड़ के आसपास है। EPS FY25 में 6.17 और TTM में 3.80 है। ये नंबर्स आपको वीक लग सकते हैं, पर ये साइकिल के लोएस्ट जोन को शो करते हैं, बिजनेस इरोजन को नहीं। बैलेंस शीट सबसे ज्यादा कंफर्ट देती है। FY25 के एंड पर टोटल एसेट्स 2057 करोड़, इक्विटी 1762 करोड़, रिजर्व्स 1595 करोड़ और डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.01 है। साथ ही 366 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। मतलब डाउनटर्न में भी सॉल्वेंसी रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है। वैल्यूएशन भी इसी एक्सपेक्टेशन पर है। PE 36 टाइम्स और PB 1.3 टाइम्स। PE आपको हाई लग सकता है, लेकिन ये डिप्रेस्ड अर्निंग्स पर बेस्ड है। मार्केट यहाँ करंट प्रॉफिट्स नहीं, बल्कि नेक्स्ट अप साइकिल का ऑप्शन प्राइस कर रहा है। बॉटम लाइन बिल्कुल सिंपल है। नोसिल एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट प्लेयर है, जहां रिटर्न्स तब बनते हैं जब साइकिल टर्न करता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कंपनी में, जो है ग्राइंडवेल नॉर्टन। इंडिया के एब्रेसिव्स मार्केट में एक क्लियर मार्केट लीडर है और प्रैक्टिकली ये मार्केट एक जियोपली जैसे बिहेव करता है, जहां रियल कंपटीशन सिर्फ दो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के बीच होता है, ग्राइंडवेल नॉर्टन और क्यूमी। बाकी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन स्केल, प्रोडक्ट रेंज और कस्टमर ट्रस्ट के लेवल पर ग्राइंडवेल नॉर्टन का डोमिनेंस अलग लेवल का है। कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो ग्राइंडवेल नॉर्टन के प्रोडक्ट सिर्फ टूल्स नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट होते हैं। ग्राइंडिंग व्हील्स, कोटेड एब्रेसिव्स, सिरेमिक्स और सिलिकॉन कार्बाइड जैसे प्रोडक्ट्स ऑटोमोटिव, स्टील, रेलवेज और हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। मार्केट शेयर के पर्सपेक्टिव से देखें तो एब्रेसिव सेगमेंट में ग्राइंडवेल नॉर्टन इंडिया का लीडर है, जिसका ओवरऑल मार्केट शेयर लगभग 26% है, जो ऑर्गेनाइज्ड एब्रेसिव्स मार्केट में एक मेजर पोजीशन को दिखाता है। मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा है जहां सिर्फ एक या दो सीरियस प्लेयर्स होते हैं, जो प्राइसिंग डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, प्राइस वॉर से ज्यादा स्टेबिलिटी और प्रिडिक्शन मार्जिन्स दे पाते हैं। कंपनी के की क्लाइंट्स ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को कवर करते हैं। ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, बियरिंग कंपनी, स्टील प्लांट्स, इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर्स और डिफेंस सप्लायर्स, ये सब ग्राइंडवेल नॉर्टन के कस्टमर बेस का हिस्सा हैं। ग्रोथ ड्राइवर्स भी बिल्कुल क्लियर हैं। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पुश, केपेक्स साइकिल का रिवाइवल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक्सपेंशन, एरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन का स्केल अप और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, ये सब डायरेक्टली ग्राइंडवेल नॉर्टन की डिमांड को पुश करते हैं। कंपनी के नंबर्स भी इसको वैलिडेट करते हैं। FY23 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 2597 करोड़ था और एबिटा मार्जिन करीब 21% था।
इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल्स बिजनेस के लिए ये मार्जिन काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इससे पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस एफिशिएंट है और प्राइसिंग पावर भी अच्छी है। FY24 में कंपनी ने स्टेडी ग्रोथ दिखाई। रेवेन्यू बढ़कर 2755 करोड़ हो गया, जो लगभग 6% ग्रोथ है। एबिटा मार्जिन भी 21% के आसपास स्टेबल रहा। इसका मतलब है कंपनी ने कॉस्ट को कंट्रोल में रखा और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मेंटेन की। FY25 में बिजनेस और ग्रो करता है और रेवेन्यू बढ़कर लगभग 2892 करोड़ हो जाता है। एबिटा मार्जिन 20 से 21% रेंज में स्टेबल है। ये शो करता है कि कंपनी हायर स्केल पर भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पा रही है, जो इंडस्ट्रियल कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैलेंस शीट पे अगर हम नजर डालें तो वो भी काफी हेल्दी दिखती है। कंपनी का डेट बहुत कम है और कैश जनरेशन स्टेबल है। अब चलते हैं लास्ट कंपनी की तरफ, विच इज केफिन टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी एक परफेक्ट ड्यूओपली स्टाइल बिजनेस है। इंडिया का RTA इंडस्ट्री ओपन कंपटीशन वाला नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली सिर्फ दो प्लेयर्स के बीच डिवाइड है, कैम्स और केफिन टेक्नोलॉजीज। जब मार्केट सिर्फ दो स्ट्रॉन्ग कंपनीज के कंट्रोल में होता है तो वो मोनोपोली जैसा बिहेव करता है, बस थोड़े से कंपटीशन के साथ। और केफिन इसी ड्यूओपली का सेकंड प्लेयर है। केफिन टेक्नोलॉजीज का कोर बिजनेस रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट सर्विसेज देना है, जिसमें म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, इन्वेस्टर रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, कंप्लायंस रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट रेगुलेटरी सॉल्यूशंस और पेंशन सर्विसेज जैसे काम कराते हैं। मार्केट शेयर की बात करें तो म्यूचुअल फंड RTA स्पेस में केफिन का शेयर लगभग 32% के आसपास है, जबकि बाकी का मेजर हिस्सा कैम्प्स के पास है। और कॉर्पोरेट रजिस्ट्री सर्विसेज में केफिन का मार्केट शेयर अराउंड 50% के करीब माना जाता है। ये नंबर्स क्लियरली दिखाते हैं कि इंडस्ट्री मोनोपोली से ज्यादा एक टाइट ड्यूओपली टाइप बिजनेस है, जहां नया प्लेयर घुसना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा है। की क्लाइंट्स में मेजर म्यूचुअल फंड हाउसेज, बैंक्स, कॉर्पोरेट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं। ग्रोथ ड्राइवर्स भी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चरल हैं। इंडिया में म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन बढ़ रही है, डिजिटल इन्वेस्टिंग ग्रो कर रहा है, एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रही है, जो RTA सर्विसेज की डिमांड को लॉन्ग टर्म में पुश करता रहेगा। अब नंबर्स देखते हैं। FY20 में केफिन का रेवेन्यू 455 करोड़ था, एक रिलेटिवली स्मॉलर बेस, लेकिन ऑलरेडी प्रॉफिटेबल। FY23 तक रेवेन्यू 738 करोड़ पहुंच चुका है, जो ये दिखाता है कि बिजनेस सिर्फ मार्केट साइकिल के साथ नहीं चल रहा, बल्कि पार्टिसिपेशन और कंप्लायंस इंटेंसिटी के साथ स्टेडीली एक्सपैंड कर रहा है। FY25 में ये रेवेन्यू 1129 करोड़ तक पहुंच गया है और TTM बेसिस पर 1196 करोड़ के पास स्टेबलाइज हो चुका है। मतलब सिर्फ 5 सालों में रेवेन्यू लगभग 2.5 टाइम्स हो चुका है, बिना किसी एग्रेसिव प्राइसिंग या रिस्क टेकिंग के। लेकिन केफिन का रियल स्ट्रेंथ एबिटा लाइन पर दिखता है। FY20 में एबिटा 164 करोड़ था, FY25 तक ये नंबर 517 करोड़ हो गया और TTM में 542 करोड़ क्रॉस कर चुका है। ये ग्रोथ सिर्फ स्केल का रिजल्ट नहीं है, ये ऑपरेटिंग लेवरेज का रिजल्ट है। इसीलिए ऑपरेटिंग मार्जिन्स 43 से 45% के बीच कंसिस्टेंटली सस्टेन हुए हैं और इतनी कंसिस्टेंसी रेगुलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज के अलावा कहीं और रेयरली दिखती है। अर्निंग्स पर शेयर भी इसी कंपाउंडिंग को रिफ्लेक्ट करता है। FY25 में EPS 19.39 रहा, TTM बेसिस पर 20 के ऊपर निकल चुका है। बैलेंस शीट देखिए तो पिक्चर और क्लीन हो जाती है। डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.04, मतलब लेवरेज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। बॉटम लाइन बिल्कुल सिंपल है, केफिन टेक्नोलॉजी एक स्ट्रॉन्ग ड्यूओपली स्टाइल बिजनेस है, जहां मार्केट शेयर, हाई स्विचिंग कॉस्ट और लिमिटेड कंपटीशन इसे लॉन्ग टर्म स्टेबल प्लेयर बनाते हैं। तो ये थी हमारी 6 कंपनीज जो मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीन की थी। अब जब आप इन 6 कंपनीज को एक साथ देखते हो तो एक बात क्लियर हो जाती है, ये बिजनेसेस प्रोडक्ट्स या स्टोरी पर नहीं चल रहे, ये स्ट्रक्चर और कंट्रोल पर चल रहे हैं। इन सब जगह कंपटीशन नेचुरली लिमिटेड हो जाता है और वहीं से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट होती है। इस वीडियो का कोर मैसेज बिल्कुल सिंपल है, जब भी आप किसी स्टॉक को देखो सिर्फ ये मत देखो कि कंपनी क्या बेच रही है, ये देखो कि कंपनी किस चीज को कंट्रोल कर रही है। जहां कंट्रोल होता है वहां मार्जिन स्टेबल होते हैं, कंपटीशन लिमिटेड होता है और कंपाउंडिंग प्रेडिक्टेबल होती है। With that note, I would like to end this video. अगर आपको मेरी ये फंडामेंटल इंसाइट्स अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। I'll see you very soon in the next video. Thanks for watching. Bye bye. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.